चलिए जी, अगला आर्टिकल दैट इज अबाउट सिप्री रिपोर्ट। सिप्री रिपोर्ट दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। पीस से आपने बिल्कुल डायरेक्शन लेस नहीं हो जाना है। यहाँ पे किस कंट्री ने कितना इंपोर्ट करा वेपन्स की टर्म में, उसके ऊपर फोकस करा जाता है। स्टॉकहोम यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे आ जाएंगे, स्वीडन में। सिप्री ऑफिस का ही नाम है, तो सिप्री की रिपोर्ट आती है, ठीक है। हेडक्वार्टर स्वीडन आ जाएगा, बाकी स्टॉकहोम नाम से पता लग रहा है कहाँ पे लोकेटेड है। तो सिप्री रिपोर्ट 2026 की जब आती है तो इन्होंने बताया कि जो इंटरनेशनल वेपन ट्रांसफर है उसमें थोड़े बहुत शिफ्ट देखे गए हैं। कहीं पे आपको इंक्लाइन मिलेगा, कहीं पे डिक्लाइन भी मिलेगा। जैसे इंडिया का केस है, अभी भी हम सेकंड रैंक पे दिखेंगे कि इंपोर्ट कर रहे हैं वेपन्स का, पर अगर ओवरऑल इंपोर्ट देखोगे तो इंडिया आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रिलायंस की तरफ भी जा रहा है, तो वो डेटा भी थोड़ा बहुत डिक्लाइन हुआ है, बट स्टिल सेकंड रैंक पर ही हमारे। फर्स्ट रैंक पे आप देखोगे यूक्रेन ने सबसे ज्यादा इंपोर्ट करे हैं। कहाँ कहाँ से करे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यूएस आ जाएगा, और यूएस के जो अलाइज हैं उनसे उन्होंने परचेजिंग करी है। क्यों करी है, वो जो उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रखा है अलॉन्ग विद रशिया। पैटर्न में चेंजेस क्या मिलेंगे, कुछ चीजें इंक्रीज हुई होंगी, कुछ चीजें डिक्रीज हुई होंगी, तो वन बाय वन देख लेते हैं उनको। तो जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आती है, उन्होंने 2021 और 25 का डाटा कंपेयर करा और बोला कि जो यूक्रेन है ये लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है वर्ल्ड के अंदर। अगर ये 2021 से लेके 25 का डाटा देखोगे, यूक्रेन फर्स्ट रैंक पे आ गया। इंपोर्ट की बात कर रहा है ये, एक्सपोर्ट को लेके नहीं बोल रहा है। इंपोर्ट किस कंट्री ने कितना परचेज करा, और 210% सर्ज हुआ है यूरोपियन आर्म इंपोर्ट्स के अंदर, और अनप्रेसिडेंटेड सर्ज हुए हैं मिलिट्री एड में। मतलब पहले आपको नहीं था पता कि इतने सारे अटैक्स होंगे, ये पूरा मिडल ईस्ट एशिया डिस्टर्ब करेगा। यूरोपियन कंट्री जो एक्सपोर्ट कर रही थी अभी इंपोर्ट कर रही है अपनी अपनी प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे बोला कि बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड था, सर्टेन टू हैपन। अनप्रेसिडेंट का मतलब होता है कि होना ही था ये चीज। अगर वॉर होती है तो अभी सी बात है कंट्री क्या खरीदना शुरू करेगी, वेपन्स। सेम केस इंडिया के केस में आता है, जहां पे इंडिया ने बोला कि हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, वहीं पे ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट करना पड़ा। तो अभी सी बात है आपको इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स डिफरेंट कंट्री से करनी पड़ी, तो वो इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है, वहां पे खरीदना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को तो आत्मनिर्भर होना है, अभी के लिए वेपन नहीं खरीदूंगा या खरीदूंगी, तो वो चीज यहाँ पे नहीं आती। तो प्रोक्योरमेंट जो है वो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ज्यादा इंक्रीज हुई है, वो जो इंपोर्ट्स हुए हैं किसी भी कंट्री को लेके। अब यूएस ने कितने सप्लाई करे, तो अराउंड 42% जितना भी इंटरनेशनल आर्म्स में सप्लाई करा है वो यूएस ने करा है। यूएस तभी तो चाहता है कि सारे थोड़ा थोड़ा लड़ते रहें और हमारे जो वेपन्स हैं उनकी बिक्री चलती रहे। तो इनका तो बिजनेस मॉडल है वो जो वेपन्स का है। और इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर का बोला, ये 21 से 25 का ही डेटा है अगेन। 16 और 20 में देखोगे तो 36% था। मतलब इनका इंक्रीमेंट आया है, इनका जो बिजनेस मॉडल है वेपन्स बेचने का उसमें आपको इंक्रीमेंट दिखेगा। अब स्टेटमेंट ये नहीं आएगी कि परसेंटेज स्पेसिफिक पूछ लेगा, जस्ट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, डेटा कंपेयर करवा लेगा। तो याद रखना इंक्रीज हुआ है इस पर ही। यूएस ने एक्सपोर्ट करे हैं आर्म्स अराउंड 99 स्टेट्स को। सेम 2021 टू 2025 का ही डेटा यहाँ पे कंपेयर होता चलेगा, जिसमें से 35 स्टेट्स तो यूरोप की हैं, अमेरिकन की हैं और अफ्रीकन की हैं। 17 कंट्रीज एशिया से हैं और ओशिनिया से हैं और मिडल ईस्ट से हैं। ओशिनिया वही माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया एंड पॉलिनेशिया, वो जो छोटे आइलैंड कंट्री आपको पैसिफिक रीजन में मिलते हैं। यूरोप इमर्ज्ड एज अ लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर। सबसे ज्यादा जो कहीं ना कहीं आर्म्स का इंपोर्ट करा है इस बारी एज अ कॉन्टिनेंट, वो यूरोपियन कंट्रीज आपको मिलेंगी। 33% ऑफ ग्लोबल आर्म इंपोर्ट्स, और उसमें टॉप पर भी पहला आपने देखा यूक्रेन ही है। और उसमें रीजन इंपोर्ट अगर देखें तो 210% तक इंक्रीज हुआ है, वही जो पीछे लिखा था। एशिया और ओशिनिया के केस में सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्ट्स आपको दिखाई देंगे, और जो सेकंड नंबर पे आपने कंट्री भी देखी एज अ इंपोर्टर वो इंडिया आ गई। तो मतलब ठीक ठाक इंपोर्ट्स यहाँ पे करे गए। 20% ड्रॉप हुआ है इन वॉल्यूम इफ कंपेयर टू 2016 टू 20। अगर एशिया के केस में देखें, बेशक सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा इंपोर्ट्स करे हैं वेपन्स के, पर उसके बावजूद भी 20% ड्रॉप भी आया है, जिसमें से मेजर जो चंक आएगा वो इंडिया का ही केस आप डिस्कस करोगे। इतनी बड़ी कंट्री है, वेपन्स हम ठीक ठाक खरीद रहे थे। एक टाइम पे हम फर्स्ट रैंक पे भी आते थे सिप्री रिपोर्ट के हिसाब से, जब ये यूक्रेन और रशिया का वॉर अभी शुरू नहीं हुआ था। मतलब प्री कोविड-19 का जो टाइम था हम फर्स्ट रैंक पे भी थे, पर अभी सेकंड पे आ गया। बट डिस्पाइट इसके 20% आपको दिखेगा कि वॉल्यूम के हिसाब से डिक्लाइन हुआ है। यूएस ने जहां पे आर्म्स की सप्लाई करी है उसमें डेटा में आपने इंक्रीज देखा, पर ये जो परचेजर हैं जैसे एशिया और ओशिनिया के अंदर 20% बाय वॉल्यूम वो डिक्रीज हुआ है। बाकी इन्फ्लेशन भी ऐड हो जाती है,
शायद आपने बाय वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया, पर पैसे भी तो बढ़ते जा रहे हैं आपके जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, तो वो भी एक रोल फैक्टर करता है, यहाँ पे प्ले करता है। बाकी 4 स्टेट एशिया के और ओशिनिया के ये 10 लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर्स में आ चुके हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये टॉप इंपोर्टर की कैटेगरी में है, टॉप 10 में इनका नाम आपको दिख जाएगा। एंड इंडिया अभी भी सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में, और कितना अकाउंट है, कितना शेयर है, 8.2%। जो भी टोटल ग्लोबल इंपोर्ट्स हो रहे हैं उसमें से 8.2% तो इंडिया का इंपोर्ट मिलेगा। एक डेटा का टेबल देख लो, ये वाला। यूक्रेन फर्स्ट, इंडिया सेकेंड, फिर सऊदी अरेबिया है, देन कतर है, उसके बाद पाकिस्तान है। शेयर सबका याद रख लेना, मतलब एटलीस्ट शुरू के जो 3 हैं उनका शेयर याद रख लेना। यूक्रेन 9.7% पे है, इंडिया 8.2% पे है, सऊदी अरेबिया 6.8% पे है। यूक्रेन अब प्राइमरी सप्लायर कौन कौन रहे इनके लिए, तो यूएस रहा, जर्मनी एंड पोलैंड। जर्मनी एंड पोलैंड अगर मैप पे भी देखते हो तो यहाँ पे यूक्रेन था, यहाँ पे पोलैंड वाला पार्ट था, देन जर्मनी वाला पार्ट था। तो ऐसे याद रख लेना कि बिल्कुल लाइन में लोकेटेड है, प्लस यूएस आ जाएगा। यूएस तो बेच ही रहा है, वो कौन सा फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वेपन को एज अ एड की फॉर्म में दे रहा है, कल को वो भी तो पैसे मांगेंगे जब ये सारी चीजें स्टेबलाइज होंगी। इंडिया का 8.2% है, रशिया, फ्रांस और इजराइल ये की सप्लायर रहे अगर सिप्री रिपोर्ट के हिसाब से देखें। एंड सऊदी अरेबिया 6.8% कंट्रीब्यूशन है कि हम इतना ग्लोबल आर्म इंपोर्ट कर रहे हैं, और इसमें यूएसए, स्पेन एंड फ्रांस ये मेन सप्लायर रहे फॉर सऊदी अरेबिया। यूएस, स्पेन एंड फ्रांस। बाकी सऊदी अरेबिया में यूएस का नाम आ ही जाएगा। अभी जब ये सारा अटैक हुआ यूएस इजराइल और वर्सेस ईरान का, तो वहां पे सऊदी अरेबिया के ऊपर भी अटैक करे जा रहे थे। क्यों करे जा रहे थे? क्योंकि यूएस का अलाय है, तो यहाँ पे मेन सप्लायर आपको ये दिखाई देगा। इसके अलावा रिपोर्ट में एक और चीज हाईलाइट करी है, दैट 4% डिक्लाइन इन इंडियाज टोटल इंपोर्ट। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो जो पिछला अगर बेस उठाए 2016 और 2020 वाला, उसमें ज्यादा था, अब उससे 4% की रिडक्शन आई है। तो पहले हम ज्यादा परचेजिंग कर रहे थे, अब इंडिया सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहा है, डाइवर्सिफिकेशन करने की ट्राई कर रहा है, बट स्टिल इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स अभी भी चल रही हैं। बेशक हम कावेरी इंजन के ऊपर काम कर रहे हैं, पर वो 1989 से शुरू हो चुका था, अभी तक जो उसके अंदर रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी थी वो अचीव ही नहीं हो पाई है। तेजस के अंदर बोल तो दिया कि इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे, पर अभी भी उसके डेरिवेटिव्स ही यूज कर रहे हैं। कौन सा अनमैन्ड एरियल व्हीकल था जिसमें डेरिवेटिव यूज करा है कावेरी इंजन का? घातक, घातक। तो तेजस के लिए उसको बनाना था, पर अभी वो थ्रस्ट ही हम अटेन नहीं कर पाए हैं। कितनी थ्रस्ट अटेन करनी है? 72 तो अटेन कर ली है, 83 to 86 किलो न्यूटन तक की अटेन करनी है अभी, तो हम वो चीजें नहीं कर पाए हैं। तो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के केस में अभी भी देखोगे हम सबसे आगे है। जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन में आपने सेकेंड कंट्री देखी, दैट इज फ्रांस। फ्रांस के साथ अभी राफेल एम मरीनर वाला जो फॉर्म है उसको परचेज करना है, तो प्रोक्योरमेंट तो कर रहे हैं, पर ओवरऑल जो मतलब परचेजिंग है वो रिड्यूस हुई है इफ कंपेयर टू आत्मनिर्भरता। मतलब हम खुद बनाना भी शुरू कर चुके हैं, पर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट अभी भी चल रही है जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है। इसके अलावा 8.2% कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया ओवरऑल। अब आ गया यहाँ पे जिनसे इंडिया ने सप्लाईज ली हैं, इंपोर्ट करे हैं, जैसे रशिया का आ गया। अब रशिया से परचेजिंग तो हम कर रहे हैं, जो 2011 से लेके 15 का डेटा था उसमें 70% तक का हम सप्लाई लेते थे आर्म्स एंड इम्यूनिशन का, पर अब ये 2016 से 20 का डेटा देखोगे 40% पे आया, तो ये रिड्यूस ही करे जा रहा है। मतलब ओवरऑल देखोगे रिडक्शन हुई है परचेजिंग में। सेम फॉर द फ्रांस। अगर 2025 में देखोगे, फ्रांस के साथ इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए कि हम इकट्ठे बैठ के इनको बनाएंगे। कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग्स रहेंगी, कुछ का बोला कि हम सिखा देंगे आपको कैसे बनाना है, कुछ का बोला कि दोनों का शेयर रहेगा। यही था अप्रोच इस बारी की। तो फ्रांस के केस में अगर देखोगे तो सेकंड लार्ज सप्लायर रहा फॉर इंडिया, 29% तक की हम सप्लाई ले रहे हैं, और इंक्लूडिंग जो राफेल एम डील साइन हुई है विद फ्रांस। तो प्रोक्योरमेंट तो अभी भी कर रहे हैं। इजराइल के केस में थर्ड स्पॉट आ जाएगा, 15% जो सप्लाई है वो इंडिया को कर रहे हैं इजराइल, और ड्रोन आ गए, मिसाइल सिस्टम आ गए। एक दो एग्जाम्पल दो। बैरिकेड आ गया, और इजराइल के ही केस में, और किस किस में? स्पाइडर था एक, जिनको ऑपरेशन सिंदूर में भी यूज करा। ठीक है, एयर डिफेंस आ गया, वो स्पाइडर वाला ही था जिसमें इंटरसेप्टर वगैरह भी थे, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे यूज भी करा गया था। तो मतलब इजराइल के साथ काम भी कर रहे हैं, प्लस परचेजिंग भी कर रहे हैं। 15% अभी भी कर रहे हैं। यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ही हमारा। इंडिया और यूएस की डील भी इसी वजह से हुई थी कि उनको हम खुश रख पाए थोड़ा बहुत, पर उतना ज्यादा नहीं है जितना परचेजिंग हमने फ्रॉम रशिया
देन फ्रांस और उसके बाद इजराइल से किया। अभी भी इंडिया लीडिंग इंपोर्टर है, तो रीजन आई थिंक आपको अब क्लियर है। टू फ्रंट थ्रेट, अभी भी साइड में चाइना है, देन देयर इज पाकिस्तान, बार बार कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज कर रहे थे। एक टाइम पे तो बांग्लादेश में भी बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी आने लगी थी, तो उसकी वजह से इंडिया को खतरा था कि ये वाली सरकार अगर आई तो हमें और ज्यादा परचेजिंग करनी पड़ सकती है। पर चलो वहां पे सरकार का तख्ता पलट हो जाता है, तो वैसा कुछ हुआ नहीं। तो अभी के लिए दो आपको नेबर ऐसे मिलेंगे जिनकी वजह से प्रोक्योरमेंट कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। हमारे पास जेट्स होने चाहिए, हमारे पास एम्यूनिशन आर्म्स होनी चाहिए। ये एग्जाम्पलीफाई करता है 2025 में जो ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था, हमें परचेजिंग करनी पड़ी थी, क्योंकि फाइट के टाइम पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं हमें तो आत्मनिर्भर बनना है, परचेजिंग करनी पड़ती है। एंड मॉडर्नाइजेशन, इंडिया फोकस तो कर रहा है कि हम मॉडर्न हो जाएं थोड़ा बहुत। कावेरी इंजन का आप एक केस स्टडी पढ़ भी चुके कि हम बनाने की ट्राई कर रहे हैं। सुदर्शन चक्र का कॉन्सेप्ट लेके आए कि जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है उन सारे को हम मर्ज कर पाए। पर जो ग्लोबल लेवल पे टेक्नोलॉजी है वो और ज्यादा एडवांस होती जा रही है। तो मॉडर्नाइजेशन तो कर रहे हैं, पर प्रोसेस स्लो है। मतलब जब तक वो टेक्नोलॉजी हम बना पाते हैं तब तक और टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी होती है। हम अभी 5th जनरेशन की तरफ जंप करना चाह रहे हैं, पर 4.5 जनरेशन का जो हमारे पास एयरक्राफ्ट है वो भी हमने किसी से परचेज ही करा हुआ है। तो अभी वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलपमेंट के हिसाब से या आपको खुद बनाना है, कंस्ट्रक्टिव जो अप्रोच है उसमें हम पीछे हैं इफ कंपेयर टू अदर कंट्रीज। फाइटर जेट्स आ गए, सबमरीन्स आ गए। सबमरीन का ही केस आपने जर्मनी में भी पढ़ा कि जर्मनी से परचेज करेंगे। बाकी आपकी स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन्स हैं उनको बोला हुआ है कि हम खुद बना रहे हैं, बना भी रहे हैं, एफर्ट डाल भी रहे हैं, पर प्रोसेस स्लो है बहुत ज्यादा। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम जा रहे हैं। सबमरीन का एग्जाम्पल मैंने दे दिया, 6 स्कॉर्पियन जो क्लास की सबमरीन्स हैं उनको बनाएंगे। और इवन एक और चीज यहीं से याद रख लेना, INS तारागिरी, इसको भी डिप्लॉय कर दिया गया है, वही मैजागॉन ने ही इसको बनाया हुआ है। और INS तारागिरी फ्रिगेट है, ये फ्रिगेट, इसको नोट कर लो। सिप्री रिपोर्ट के साथ ये एसोसिएटेड नहीं है, बस साइड में ब्लॉक बना के लिख लो कि इसको भी अब डिप्लॉय कर दिया गया है। फ्रिगेट है, ये फ्रिगेट वाली कैटेगरी में आता है, डिस्ट्रॉयर से छोटा होता है। एंड इसके बाद तेजस MK-1A, इसके ऊपर तो हम एडवांसमेंट ऐड कर ही रहे हैं। वो जो इंजन आपने पढ़ा था इसी के लिए बना रहे हैं उसको। पर 1989 से लेके 2026 ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम निकल चुका है और टेक्नोलॉजी और ज्यादा अपग्रेड हो गई है बाकी कंट्रीज के अगर कंपेयर करें इसे। इसके अलावा यूएस से 41%, जर्मनी से 14%, ये यूक्रेन का केस आ गया कि उन्होंने कितनी कितनी सप्लाईज ली हैं। जो टॉप सप्लायर थे यूक्रेन के लिए यूएस था, जर्मनी था एंड पोलैंड था, तो उनकी कंट्रीब्यूशन बताइए। एंड सिप्री रिसर्चर ने एक और चीज नोट करी कि 140 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फ्रॉम फ्रांस और 6 सबमरीन फ्रॉम जर्मनी, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताई हुई है कि अभी भी परचेजिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। तो यहाँ पे जो सिप्री रिपोर्ट आती है, सप्लायर आपने बस याद रखने होते हैं कि किस कंट्री को कौन कौन सप्लाई कर रहा था, पर ये इंपोर्ट सेंट्रिक एक आपके पास रिपोर्ट रहती है कि इंपोर्ट कौन सी कंट्री कितने रैंक पे कर रही है, कितने परसेंटेज में कर रही है। तो इसका मोटो वगैरह आप ध्यान में रख लेना। बाकी यूरोप वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो रीजनल इंपोर्टर है, पहली बार ही आया है 1960s के बाद। क्यों? रीजनल इंस्टेबिलिटी, उस वजह से यहाँ पे परचेजिंग करनी पड़ी। नाटो का आर्टिकल नंबर 4 भी इंपोज करा गया था। ऑब्वियस सी बात है, साइड वाले जो नीदरलैंड एंड जर्मनी है उन्होंने पोलैंड को टेम्परेरी बेसिस पे अपने एयरक्राफ्ट तो दे दिए थे, पर परचेजिंग तो बढ़ी जाती है कि कल को हमें ना अटैक करना शुरू कर दे। और फिर हिस्ट्री गवाह होती है, पोलैंड के थ्रू कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन ने एक टाइम पे एंट्री भी करी थी, तो आर्टिकल 4 तभी इंपोज करा गया था। आर्टिकल नंबर 4 क्या बोलता था? रेडीनेस, वहां पे वॉर नहीं होगी, रेडी होंगे आप वॉर के लिए, बस रेडी होना है, लड़ना नहीं है। पर आर्टिकल 5 अगर इंपोज होता है तो उसका मतलब फिर क्या होता है? वॉर होगी, प्रॉपर लड़ाई होगी वहां पे, जो कि अभी तक एक ही बार इंपोज करा गया था। ठीक है जी। बाकी टॉप टायर और चाइना फैक्टर अगर देखें तो चाइना फैक्टर, चाइना पूरी स्पीड के साथ इंक्रीज कर रहा है। सबसे पहले वो जो 6th जनरेशन का हल्ला भी डाला था वो चाइना ने ही डाला था। जब 5th जनरेशन की बात अभी इंडिया वगैरह की चल रही थी ना, उस टाइम चाइना ले आया कॉन्सेप्ट ऑफ 6th जनरेशन। ये बोल देते हैं पहले कुछ भी, फिर बोलते हैं कि अभी बनाना है, ऑपरेशनल करना है उस चीज को। तो चाइना फैक्टर तो रहेगा ही रहेगा। यूएस अपनी इंडो पैसिफिक रीजन से इसलिए भी एब्सेंस नहीं क्रिएट करना चाहता बिकॉज ऑफ चाइना फैक्टर। और उसके अलावा रशियन रिलायंस, ये घटती जा रही है चाइना की। दो दोस्त हैं रशिया के, रशिया से अगर पूछोगे इंडिया की चाइना, वो ऐसे बीच में देखना शुरू कर देंगे क्योंकि उनके लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चाइना को अगर ज्योग्राफिकली देखोगे, यहाँ मंगोलिया आ जाता है, ऊपर की तरफ रशिया आ जाता है, बॉर्डर यहाँ पे अटैच है, तो चाइना भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस इंडिया, इंडिया के साथ हिस्टोरिक टाइज हैं रशिया के। पर जो डिपेंडेंसी थी चाइना की रशिया के ऊपर एक टाइम पे, वो डिक्लाइन होती हुई देखी गई है। मतलब वो क्या कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, वो भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं जो चाइना वाले हैं। ठीक है। सिप्री रिपोर्ट, बस की वर्ड इज इंपोर्टर, रैंकिंग इज इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रीब्यूशन
फ्रेश वाली आपने याद रखनी होती है। डिफेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन अगर आता है, वहां पे आपको लिखना होता है, जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर कुछ पूछ लिया, सेल्फ रिलायंट बन रहा है, जैसे मैंने आपको टेस्ट में भी एक सवाल दिया था कि इंडिया कैसे डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर सेल्फ रिलायंट बन रहा है, वहां पे आप शुरुआत कर सकते हो इस नेगेटिव नोशन के साथ भी कि डिस्पाइट, थोड़ा सा नेगेटिव लिखना है पर पॉजिटिविटी के साथ उसको एंड करना पड़ेगा, आप बुरा नहीं लिख सकते बार बार अपनी कंट्री के बारे में। जैसे शुरुआत आपने करी कि अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट 2026 अभी भी इंडिया इंपोर्ट की कैटेगरी में सेकंड रैंक पे लाई कर रहा है, डिस्पाइट इसके बहुत से डिक्लाइन देखे गए हैं परचेजिंग के अंदर, मतलब हम शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड आत्मनिर्भरता। तो आपने क्या किया, नेगेटिविटी से थोड़ा सा उसको शुरू करा, क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हो तो पैसा जा रहा है आपकी कंट्री के बाहर, पर साथ में आपने क्या लिख दिया कि बूस्ट भी दे रहे हैं आत्मनिर्भर भारत को, तो आपने पॉजिटिव भी लिख दिया। फिर उसके बाद अपना आंसर आराम से शुरू करो। ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आ गया, ठीक है। सिप्री रिपोर्ट डन।